हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दांतों की समस्याओं के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दांतों की समस्याओं के बारे में। जब भी दांतों की समस्या की बात आती है हमें तो कैविटीज का ही नाम आगे आता है, लेकिन और भी कई सारी समस्याएं हैं जो हमारे दांतों में होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है टेढ़े मेढ़े दांत, जो आजकल एक्चुअली बहुत कॉमन भी है कि कई बच्चों के दांत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक लाइन में नहीं होते हैं और उस वजह से इश्यूज आते हैं। सबसे बड़ा इश्यू आता है कि वो दिखने में अच्छे नहीं दिखते और अब सोसाइटी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है। हर कोई इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, सब सेल्फीज ले रहे हैं, तो अगर उनकी स्माइल परफेक्ट नहीं है तो बच्चों को नहीं अच्छा लगता है और उनकी पर्सनालिटी को, उनके कॉन्फिडेंस को वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है जी। तो वो a smile gives you a lot of confidence and having a near perfect smile will give you a lot of confidence in your professional life, in your personal life, in everything. So दांत लाइन में होना ना सिर्फ दिखने में इंपॉर्टेंट है, उससे फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में आपके दांत एक दूसरे से बराबर लगने चाहिए। ये टिपिकली कैंची जैसा है। कैंची तभी कट करेगी जब उसकी दोनों ब्लेड्स एक दूसरे को प्रॉपर एंगल में कट करेंगे। वही सिचुएशन दांत में आती है। आपके आगे के दांत, पीछे दांत जब तक प्रॉपर एंगल में एक दूसरे से सही जगह पे टच नहीं हो रहे हैं वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े तो वो ऑब्वियस सिचुएशन है कि वो नहीं हो पा रहा है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है ब्रेसेस लगाना, जो दांतों में तार लगाना बोला जाता है कॉमनली। सो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉमन है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद ने जब मैं छोटा था तब करवाया था एंड इट इज अ वेरी परफेक्ट एंड रूटीन प्रोसीजर। ब्रेसेस में अपने पास काफी ऑप्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को ब्रेसेस लगवाने हैं तो मेटल के ब्रेसेस भी आते हैं जो मेटल के होते हैं। अब इसमें दिक्कत बस इतनी है कि वो मेटल के हैं तो वो दिखते हैं, थोड़े ऑब्वियस होते हैं। इसका फायदा ये है कि थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं। सो अगर कंसर्न दिखावे में इतना नहीं है कि चल इस उम्र में चल जाएगा और फाइनेंसेस इज एन इश्यू, तो आप मेटल के ब्रेसेस करवा सकते हैं। उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास सिरेमिक के ब्रेसेस भी है, जिसमें वो जो मेटल का ब्रैकेट था वो सिरेमिक का हो गया, तो वो दांत के कलर का हो गया। तो ये थोड़े से कम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से इनविजिबल है, जो वायर है वो तो मेटल का ही रहेगा तो वो तो दिखाई देगा ही, बट हल्का दिखावा उसका कम हो जाता है, इट बिकम्स लेस एपरेंट। ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जितना जल्दी आप करवा सके वो अच्छा है जी। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं 14 साल की उम्र में जब सारे पक्के दांत आ गए हैं तब बच्चों को एक बार डेंटिस्ट के पास दिखा दीजिए, और अगर उनको ब्रेसेस की जरूरत है तो स्टार्ट इज एज सून एज पॉसिबल। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने अभी ब्रेसेस की बात की, तो एक और अल्टरनेटिव आता है आजकल, वो है इनविजिबल अलाइनर्स जो लगाते हैं। तो क्या वो भी इसी तरह से, ब्रेसेस की तरह से ही काम करता है? जो इनविजिबल अलाइनर्स जो आज के डेट में बहुत कॉमन हो गए हैं और बहुत फेमस हो गए हैं, वो भी आखिर में काम तो ब्रेसेस की तरह ही करते हैं, बस उनका फायदा ये होता है कि ये ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि आप इनको पहनना है, ये विजिबल नहीं रहेंगे, किसी को समझ भी नहीं आएगा, मुझे भी इनफैक्ट नहीं समझ में आएगा अगर आपने अलाइनर्स पहने हैं तो इतने डिस्टेंस में हमको दिखाई भी नहीं देंगे वो। सो सोशल डिस्टेंस में तो आपको दिखने ही नहीं वाले। इसका फायदा ये कि आप खाते टाइम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेसेस में खाते टाइम के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, खाना उसमें फंस सकता है, आपको साफ रखना है, कुछ भी खाते से ही आपको ब्रश करना है, फ्लॉस करना है। अलाइनर्स में वो दिक्कत ही नहीं है, आपको ये निकाल देना है। हम इसे कहते हैं टिपिकली आपको दिन में 23 घंटे पहनने हैं, 1 घंटा कम नहीं पहनना है। जब आप ब्रश कर रहे हैं या जब आप कुछ खा रहे हैं तब आप निकाल दीजिए, फिर उसको वापस पहन लीजिए। इसका फायदा ये है कि ये कंफर्टेबल ज्यादा है, दिखते नहीं है जी, लेकिन ये कॉस्टली भी ज्यादा है। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि ब्रेसेस हो या फिर अलाइनर्स हो, ये सब काम करते हैं हमारे टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने का, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये किस प्रकार काम होता है, ये किस प्रकार हमारे दांत एक लाइन में लाने के लिए मदद करते हैं?
सो बेसिकली अगर आप जानना चाहते हैं कि दांत मूव कैसे होते हैं, सो अगर आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस मॉडल में देख सकते हैं, इस दांत के अराउंड आपको एक रेड लाइन दिखेगी। तो दांत जहां से हड्डी को ज्वाइन होता है वहां एक लिगामेंट होती है। जैसे बहुत सारी लिगामेंट्स होती है, नी लिगामेंट्स आर फेमस क्योंकि उधर इंजरी बहुत कॉमन होती है। तो दांत भी हड्डी को एक लिगामेंट से अटैच होता है, और उस लिगामेंट की वजह से हम जब दांतों पे हल्का प्रेशर लगाते हैं तो बोन रीमॉडल होता है और दांत धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। तो हम वो हल्का प्रेशर लगा के धीरे 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 दांतों को अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज एक है कि जो बच्चों को ध्यान रखना है इस एज ग्रुप में, कि जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेक श्योर आप हाइजीन मेंटेन रखिए जी। आपके बैग में एक ब्रश होना जरूरी है हमेशा, क्योंकि ब्रेसेस में तो खाना फंसेगा जी। इतने तार अगर आपके मुंह में है तो उसमें तो खाना फंसेगा, वो तो बाउंड टू हैपन। तो आप प्लीज ब्रश करिए, एवरी मील के बाद आप ब्रश करिए ताकि वो गंदगी निकले। नहीं तो फिर ब्रेसेस निकल गए, दांत लाइन में आ गए, दांत खराब हो गए जी, तो कुछ तो नेगेटिव हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप मेंटेन अच्छे से करें उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एज ग्रुप जो होता है ना, वो टिपिकली वो 9-10 स्टैंडर्ड वाला होता है, लाइफ में और बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे होते हैं जी। तो कहीं ओरल हाइजीन इग्नोर ना हो जाए, तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसी एज ग्रुप में करवा लेना है जी, क्योंकि 10th के बाद कोई भरोसा नहीं वो कहाँ चला जाए। 12th के लिए भी कई बार बच्चे आउट ऑफ द होम सिटी चले जाते हैं, कई बार 12th के बाद तो जाना ही पड़ता है जब कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हैं, तो ये ट्रीटमेंट्स डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल हो जाते हैं। फिर आपका प्रोफेशनल कोर्स होते ही करियर में आ गए तो फिर ये कभी हो ही नहीं पाएगा। सो प्रेफर कीजिए इसको 14 से 16, 17, 18 साल तक में मैक्सिमम कंप्लीट कर लेना आपने को। और इस ट्रीटमेंट के लिए टाइम लगता है, ये ऐसे नहीं कि अभी हो जाएगा। मिनिमम 8 महीने से लेके 2-2.5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैड द कंडीशन इज। कभी कभी हमको कुछ दांत निकालने भी पड़ते, अगर जगह कम है, दांत ज्यादा है, तो हमको कहीं ना कहीं तो कुछ बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो जो जैसी जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज जॉ कंडीशन एंड टूथ कंडीशन, जैसे आपके ब्रेसेस स्पेशलिस्ट और आपके डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, प्लीज उसको फॉलो कीजिए एंड राइट एज में ट्रीटमेंट करवा लीजिए जी। डॉक्टर, ब्रेसेस की जो ट्रीटमेंट चलती है उसके लिए क्या कोई फिक्स अमाउंट ऑफ चेकअप या फिर फिक्स सिटिंग्स डॉक्टर के साथ होना जरूरी होता है? So one sitting every 3 to 4 weeks तो मैंडेटरी होता है, क्योंकि तभी हम, जैसे मैंने कहा कि लाइट फोर्सेस होते हैं, हम एकदम से दांत पे प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर हम वो करेंगे तो दांत रिजॉर्ब होने लगेगा। तो लाइट प्रेशर होता है जो थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, उसको फिर से एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हर 3 से 4 हफ्ते में जैसे आपके डेंटिस्ट को सही लगे आपके सिचुएशन में, वो आपको बुलाएंगे। कई बार हम वायर्स चेंज करते हैं, हर वायर का अलग काम होता है, हर चीज के लिए अलग वायर होता है। दांत को आगे लाने के लिए अलग वायर है, दांत को घुमाने के लिए अलग वायर है, दांत को टिल्ट करने के लिए अलग वायर है। तो उस हिसाब से जैसे जो जरूरत है वैसे वायर्स यूज किए जाएंगे। आप अगर अपॉइंटमेंट मिस करते तो आपका ट्रीटमेंट उतना लंबा होता जा रहा है। अगर सपोज आप इस महीने की अपॉइंटमेंट में नहीं जा पाते फॉर एनी रीजन, तो वो 1 महीना आपका कुछ दांतों में ज्यादा मूवमेंट होने ही नहीं वाला है। जी। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, और यू मेंटेन द अपॉइंटमेंट्स। एंड द अदर थिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ 18 साल की उम्र तक आप ब्रेसेस कर सकते हैं, हम 60 साल की उम्र के लोगों में भी ब्रेसेस लगाते हैं। अगर पेशेंट इज रेडी एंड विलिंग, ब्रेसेस कैन बी पुट एट एनी एज। इट्स जस्ट दैट you should be ready and available to get the treatment done. अगर आप उस सिटी में नहीं है तो you can maybe opt for aligners, जहां आप 2-3 महीने में एटलीस्ट विजिट्स के लिए आ सके। एटलीस्ट अभी जैसे मेरे कई पेशेंट्स है जो पूना में है, चेन्नई में है, तो हम उनको अलाइनर्स यूज करते हैं कि भाई आप ये एटलीस्ट 3 महीने में भी चेकअप को आओगे तो चल जाएगा। सो वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एवरी सिचुएशन, यू हैव टू टेक दैट एक्शन। जी डॉक्टर, ये तो हो गई ब्रेसेस की बातें। एक और समस्या देखने को मिलती है, जब भी रूट कैनाल काम नहीं करता तो हमें दांत निकालना पड़ता है और उसकी जगह पे दूसरा दांत इम्प्लांट करना पड़ता है। तो वो इम्प्लांट करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां लेना जरूरी होता है? सो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं पहले ये बताना चाहूंगा इम्प्लांट होता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि कई लोगों को शायद इम्प्लांट क्या होता है वो ही अंदाज नहीं है। तो अगर आप ये मॉडल में देख सकते हैं, ये दांत जो हड्डी के अंदर है, ये एक टाइटेनियम की पिन प्लेस की गई है जो हड्डी के अंदर प्लेस की गई है जी। और उसके ऊपर फिर आपके दांत के ऊपर एक कैप लग जाती है, इसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। ये प्योर टाइटेनियम का बना होता है, विच इज द मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल। मतलब इसको बॉडी एडवर्सली रिएक्ट नहीं करती है, बॉडी इसको अपना समझ लेती है।
ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अरे मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी, कोई बॉडी रिएक्ट नहीं करती। अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है लिटरेचर में कि किसी को टाइटेनियम से एलर्जी हो, इसलिए हम वो यूज करते हैं। और लाखों इम्प्लांट्स किए जाते हैं दुनिया भर में डेली। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया प्रोसीजर है, ये 1960s से किया जा रहा है, तो ये काफी पुराना प्रोसीजर है। इम्प्लांट्स का एक दूसरा डर है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है, जैसे रूट कैनाल, हड्डी में पिन डालोगे, स्क्रू डालोगे, ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं पेशेंट से। इट्स अ टोटली पेनलेस प्रोसीजर। मैंने एवरी अदर डे आई एम प्लेसिंग इम्प्लांट्स एंड पेशेंट्स शाम तक हमको मैसेज कर देते कि सर मैं इसको क्यों इतना डिले कर रहा था, ये तो कुछ नहीं था जी। हमने खाली फोकट 1 साल इसके लिए मन बनाने में वेस्ट किया यार, ये तो कुछ नहीं था। उनका ये मैसेज आ जाता है कि यार और भी चाहिए तो कर दो सर आप। So implants is a totally painless procedure. हाँ, it's a surgical procedure. So जो surgical care रखनी है, जो after effects है 2-3 दिन के लिए, वो आपको ध्यान रखने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। But implant is currently the best thing दांत जो आपका नहीं हो उसको रिप्लेस करने के लिए। So implant से फायदा ये है कि आपके आगे पीछे के दांतों को हम डिस्टर्ब नहीं करते। डॉक्टर, जैसे इम्प्लांट होता है वैसे मैंने ब्रिज के बारे में भी सुना है, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? सो इम्प्लांट तो फिर भी एक रीसेंट प्रोसीजर है, ब्रिज तो कई सालों से किया जा रहा है, करीबन 100 सालों से ब्रिज करके एक ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है। सो बेसिकली ब्रिज में क्या होता है, आप इस मॉडल में इम्प्लांट को भूल जाइए, जो नीचे इम्प्लांट लगा हुआ है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, समझिए आपका दांत नहीं है, आपने कोई भी कारण आपका दांत निकाल लिया है। तो हम ब्रिज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम आपके आगे के और पीछे के दांतों को शेप देते हैं, उनको चारों तरफ से ट्रिम करते हैं, और एक लैब से बन के हमको एक 3 यूनिट की कैप्स आएगी, जिसमें 3 कैप्स जॉइंट रहेगी एक दूसरे से। ये सेपरेट नहीं है, तीनों एक दूसरे से जॉइंट है, और ये आगे और पीछे के दांत में हम सीमेंट कर देते हैं, तो इससे आपका बीच का दांत रिप्लेस हो गया। अब इसमें फायदा ये है कि ये फास्ट ट्रीटमेंट है। इम्प्लांट थोड़ा सा टाइम लेता है, इम्प्लांट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months। अगर आज मैंने इम्प्लांट प्लेस किया है आपके मुंह में, तो मैं उस पे कैप करीबन 3 से 4 महीने बाद लगाऊंगा। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है, या वो इंडिया में रहते ही नहीं है, उनको इमीडिएटली जाना होता है, या किसी की मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम इम्प्लांट कर सके। अगर बहुत ज्यादा डायबिटीज है, बहुत बीपी है, तो हम इम्प्लांट नहीं कर सकते उनमें। ब्रिज एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उस कंपैरिजन में मेडिकली। बट अगर आप मुझे पूछे व्हाट वुड आई रिकमेंड, या मैं मेरे मुंह में क्या करवाना चाहूंगा, मैं इम्प्लांट सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे पीछे के दांतों को इम्प्लांट में टच नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रिज में हो रहा है। तो जो दांत आपके शायद अच्छे थे, उनको भी आपने ट्रिम करना पड़ा और उनपे एक कैप लगी, सो पोटेंशियली आगे जाके उनमें तकलीफ हो सकती है। सो अगर इम्प्लांट पॉसिबल है मेडिकली, बायोलॉजिकली, अगर आपके पास उतना बोन है उधर and financially you have the money for it, implant is always a better option. Bridge is not a wrong treatment, but a better treatments available है, तो better treatment is an implant. Bridge करना है तो कर सकते हो, but avoid it better. जी डॉक्टर, कई बार ये जो इम्प्लांट्स होते हैं वो कभी कोई सोने का दांत लगा लेता है या चांदी का दांत लगा लेता है, तो ये जो मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह से सिलेक्ट करने चाहिए? So, अभी तो सोने का दांत कोई नहीं लगा पाता है, बिकॉज़ सोना इतना महंगा हो गया है। So that is out, और लगा भी लोगे तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। So सोने का दांत तो अभी कोई नहीं करता है। बट हाँ, मटेरियल्स में हमारे पास 2 बेसिक ग्रुप ऑफ मटेरियल्स है। एक होते हैं मेटल के दांत और दूसरे होते हैं सिरेमिक के। मेटल के दांत मतलब वो मेटल के बने हुए कैप होते हैं बेसिकली, जो दांत के ऊपर कैप लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैप है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस दांत को शेप करके इस पे कैप लगाया, तो ये कैप मैं मेटल की भी लगा सकता हूँ, मैं सिरेमिक की भी लगा सकता हूँ। मेटल की दांत में फर्क ये रहेगा कि वो मेटल की है तो वो दिखाई देगी। आप जोर से हंसेंगे या स्माइल करेंगे तो वो दिखाई देगा, और अगर आप एक कोई क्लब में है या कहीं है जहाँ बहुत लाइट है, तो वो रिवर्स शाइन भी मारेगा। तो वो ऑब्वियस समझ में आएगा लोगों को कि अरे भाई इसके मुंह में तो मेटल है। दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज विद मेटल। दूसरे टाइप के दांत होते हैं जो सिरेमिक के होते हैं, उसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है जिसमें मेटल के ऊपर सिरेमिक की कोटिंग की जाती है, और दूसरे होते हैं जो पूरी तरह से सिरेमिक के बने होते हैं, जिसको हम ऑल सिरेमिक बोलते हैं। जो पहला कैटेगरी है उसको हम PFM बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कि पोर्सिलिन ऑन टू मेटल। सो मेटल है, उसके ऊपर सिरेमिक लगाया गया है, कारीगर ने बैठ के उसके ऊपर चिपकाया है।
अगेन दोनों बहुत अच्छे होते हैं, देखने में दोनों एज गुड एज नेचुरल लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेंटिस्ट के अलावा कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपको नकली दांत लगा हुआ है। अगर उसकी शेड बाजू के दांतों से अच्छे से मैच की हो तो नॉर्मल इंसान को सोशल डिस्टेंस में समझ भी नहीं आएगा कि अरे भाई ये तो नकली दांत है जी। फायदा ये है कि इन दांतों से आपको एस्थेटिक्स भी मिल जाती है, आपका खाने का काम भी हो जाता है, एंड लाइफ गोज ऑन एज नॉर्मल। आपके लिए वो आपका दांत जैसा पहले था डीके लगने के पहले वो वैसा ही वापस आ गया है, बस अब उसमें एक सिरामिक या मेटल का दांत आ गया है। कई बार ऐसे होता है कि बुजुर्ग लोगों को दांतों में बहुत ही समस्याएं हो जाती है और उनके दांत होते ही नहीं है, तो उनमें डेंचर लगाया जाता है। तो वो क्या सिचुएशन होती है और कौन सी सिचुएशन में डेंचर का सजेशन आप देते हो? यस, सो डेंचर्स बेसिकली उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनके काफी सारे या सारे दांत मिसिंग है। तो डेंचर्स दो टाइप के आते हैं, एक होता है पार्शियल डेंचर जिसमें सारे नहीं काफी दांत मिसिंग है तो उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं जो बाकी के दांतों हैं उनके सपोर्ट से, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेंचर। और दूसरा होता है कंप्लीट डेंचर जिसमें हम पेशेंट के सारे ही दांत नहीं है तो हम सारे के सारे दांत बिठा रहे हैं। ये आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, कॉमन है, वो ग्लास में पानी में डुबाए हुए रखे रहते हैं। सो ये हुआ कंप्लीट डेंचर, ये हुआ पार्शियल डेंचर। अब दोनों मटेरियल सेम होता है, सिचुएशन के हिसाब से अगर किसी पेशेंट के काफी सारे दांत नहीं है बट बाकी के दांत मजबूत है जो सपोर्ट दे सकते हैं और उनमें कोई भी कारण से अगर इम्प्लांट या ब्रिज पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मेडिकल रीजन हो, चाहे दांतों में इतनी मजबूती ना हो या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, तो वो डेंचर करवा सकते हैं। डेंचर सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है जी, बट फर्क बस इतना है कि ये क्योंकि रिमूवेबल होता है, ये फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। हर किसी को अपने दांत फिक्स चाहिए होते हैं, जो इम्प्लांट और ब्रिज में होता है कि भाई आपको निकालना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। इसमें फर्क ये है कि ये एक रिमूवेबल ट्रीटमेंट है, तो क्योंकि ये रिमूवेबल है थोड़ा ये लूज होता है क्योंकि ये बनाई है निकालने के लिए जी। तो वो एक थोड़ा सा एडजस्ट होने में, उसको यूज टू होने में पेशेंट्स को टाइम लगता है जी। मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाने के लिए ये कंपैरिजन देता हूँ कि अगर आप चप्पल पहन के भागेंगे और आप स्पोर्ट्स शूज पहन के भागेंगे, दोनों में एक फर्क है। चप्पल पहन के भागोगे तो आपको चप्पल का ध्यान रखना पड़ेगा जी। ऐसे अंगूठे से आपको दबा के रखनी पड़ेगी उसको, नहीं तो चप्पल निकल जाएगी। स्पोर्ट्स शूज में आप भाग रहे हो तो आप सिर्फ भाग रहे हो, तो वो फर्क आप समझ के रखिए कि डेंचर जो है वो आखिर में रिमूवेबल है, तो वो थोड़े से लूज होते हैं, ऐसा नहीं कि गिरते ही रहे। अगर वो हो रहा है तो या तो वो डेंचर बहुत पुराना हो गया या सही तरीके से बना नहीं है, और तीसरी चीज हो सकती है कि आपकी हड्डी में उतना भी सपोर्ट नहीं है कि डेंचर नहीं बैठ पाए। सो अनलेस ये तीनों चीजें हैं, डेंचर्स भी बहुत बढ़िया है, सालों सालों से लोग डेंचर्स पहन रहे हैं जी। मैं हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम जब डेंचर देते हैं, आप सोचिए ये इतनी बड़ी सी चीज अचानक से किसी के मुंह में आ जाए, सिर्फ ऊपर नहीं नीचे भी आएगा, नीचे जबान है, तो डिफिकल्ट हो जाता है एक बार पेशेंट्स को। हम तभी पेशेंट्स को गाजर और बादाम और ये सब खाने बोलते हैं, और पेशेंट्स कंफर्टेबली खा सकते हैं। अगर डेंचर अच्छे से बनाया जाए तो आपको इम्प्लांट्स की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, बट वो पेशेंट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी में एक नई चीज है, मुंह में है, वो भी जो सबसे सेंसिटिव जगह है। तो अगर पेशेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेंचर्स भी बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, स्पेशली फॉर पेशेंट्स जिनमें इम्प्लांट्स नहीं पॉसिबल जी। डॉक्टर, कई बार ऐसे होता है जैसे अभी आपने बताया कि लोगों ने डेंचर्स को एक्सेप्ट करना जरूरी है, पर कई लोग होते हैं जिन्हें वो एक्सेप्ट ही नहीं होता, उन्हें वो मंजूरी नहीं होता कि डेंचर लगवा रहे हैं हम, तो उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं। सो एक हमारे पास एक मिडिल ग्राउंड भी है जिसमें हम इम्प्लांट्स प्लेस करते हैं बोन के अंदर, कम इम्प्लांट्स प्लेस किए जाते हैं। अगर फिक्स देना होता तो मैं 6 या 8 इम्प्लांट प्लेस करता, इसमें मैं 2 या 4 इम्प्लांट्स प्लेस करूंगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और उस इम्प्लांट के ऊपर हम डेंचर को स्नैप फिट कर देते हैं। तो ये डेंचर है तो रिमूवेबल, लेकिन जब बैठ जाएगा तो एक आपको क्लिक सुनाई दे रही होगी, ये फिट हो जाएगा। सो ये स्नैप ऑन हो गया। सो इसका फायदा ये है कि ये एकदम भी मोबाइल नहीं है और एकदम भी इम्प्लांट पे सपोर्टेड नहीं है। सो ये एक मिडिल ग्राउंड हो गया कि हाँ, आपके इम्प्लांट्स भी इतने ज्यादा नहीं करने पड़े क्योंकि कई पेशेंट्स में इतनी हड्डी नहीं होती है। बेसिकली बात क्या होती है, जैसे ही अपन दांत निकालते हैं,
बॉडी जो हड्डी थी जहां पे दांत था उसको गलाना शुरू कर देती, बिकॉज अब उस हड्डी की कोई वैल्यू नहीं है और बॉडी बहुत कंजूस होती है। बॉडी बोलती है इस चीज का अगर मेरे लिए कोई यूज नहीं है तो इसको हटाओ, तो बॉडी धीरे धीरे उस बोन को हटाना शुरू कर देती है, जो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। और इनिशियली 6 महीने से साल भर में तो बहुत फास्ट बॉडी की वो हड्डी गल जाती है और फिर धीरे धीरे लाइफ लॉन्ग वो चलता रहता है। तो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें सिर्फ 1 मिलीमीटर की हड्डी बची है, मतलब अंडे के शेल जितनी हड्डी बची है, अब मैं उसमें क्या इम्प्लांट करूं? और उनकी शायद मेडिकल एज भी इतनी हो जाती है, अभी मेडिकल कंडीशंस भी इतने आ जाते हैं कि हम इतना नहीं कर सकते। तो उनमें वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बोला जाता है इनको, या ओवर डेंचर बोला जाता है इनको। ऑप्शंस है, जैसे आपके सिचुएशन में सही हो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कीजिए, दे विल गाइड यू बेटा। जी डॉक्टर, अभी आपने डेंटिस्ट को विजिट करने की बात की, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि डेंचर्स जब हम लगाते हैं तब कितनी बार चेकअप करवाना जरूरी होता है और कौन से टाइम पीरियड के बाद करना वो जरूरी होता है? सो डेंचर्स लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसकी केयर लेना बराबर। कई पेशेंट्स डेंचर्स की प्रॉपर केयर नहीं लेते। जो गलत आदतें आपने अपने नेचुरल दांतों के साथ रखी थी वो अब डेंचर पे प्लीज मत कैरी फॉरवर्ड कीजिए। गलत आदतें थी इसके लिए शायद सारे दांत गए हैं, तो वो अब डेंचर पे नहीं आना चाहिए। तो प्लीज उसको साफ रखिए। उसको साफ करने के स्पेसिफिक ब्रश आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, वो यूज कीजिए। डेंचर को साफ रखिए, उसको पानी में हमेशा डुबा के रखिए, पानी हर रोज चेंज कीजिए। और दूसरी चीज है, डेंचर को कभी भी सोते टाइम नहीं पहनना है। कई लोग प्रेफर करते हैं रात को डेंचर पहन के सोने में, उससे क्या होता है कि बॉडी को कभी रिलीफ ही नहीं मिलता। आखिर में वो डेंचर आपकी स्किन पे बैठा है, बॉडी को ब्लड फ्लो कम हो जा रहा है वहां पे, बिकॉज उस डेंचर की प्रेशर की वजह से। तो बॉडी को भी आराम चाहिए। आप रात को सोते हैं तब जूते और सॉक्स पहन के नहीं सोते, राइट? हम सॉक्स और जूते निकाल देते, क्यों? क्योंकि बॉडी को वहां पे ब्लड फ्लो इजीली करने मिले। वही चीज अप्लाई होती है डेंचर्स के लिए कि भाई उसको निकालो ताकि आपके जो उधर के गम्स है उधर ब्लड फ्लो अच्छे से हो, नहीं तो वो बोन और जो गम्स है उधर की वो और जल्दी गलना शुरू हो जाएंगे और जो आपका डेंचर बैठ रहा है वो भी नहीं बैठ पाएगा। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिए। सपने में आपको डेंचर्स पहने हुए रहना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि डेंचर्स रात को, दोपहर को भी अगर आप सो रहे तो उसको पानी में एक डब्बे में बंद करके रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको चेकअप्स कब करवाने हैं? पहले जब नए नए डेंचर्स दिए जाते हैं तब हम पेशेंट को 3 दिन या 7 दिन में बुलाते हैं, फिर से 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं। उसके बाद में हम कहते हैं अगर 1 महीने बाद आपको कुछ जरूरत लगे तो आइए, नहीं तो 3 से 6 महीने में आप रेगुलर चेकअप्स के लिए आ सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट अगर डेंचर को साफ रखे, 99% पेशेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आती। जी डॉक्टर, ये जैसी समस्याएं हैं वो तो दांत खराब होने के बाद आती है या फिर कुछ इम्प्लांट करो तो आती है, लेकिन एक ऐसी भी समस्या है जो कि अक्कल दाढ़ जब हमारी आती है तो बहुत ही परेशानी होती है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अक्कल दाढ़ एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में आती है यूजुअली 18 to 25 इयर्स में, जहां वो अक्कल दाढ़ आती है अपने मुंह में। जहां बोला जाता है कि इंसान में अक्कल आती है तो वो दाढ़ का नाम पड़ गया अक्कल दाढ़ से। सो अक्कल दाढ़ आज ऐसा है, इवोल्यूशन में अगर हम देखें, मनुष्य इवॉल्व हुआ है एप से, तो उनके जबड़े बड़े थे तो उनमें दांत ज्यादा थे। अब हमारे जबड़े धीरे धीरे छोटे हो गए, लेकिन दांत का नंबर अभी तक कम नहीं हुआ है। सो अक्कल दाढ़ अपेंडिक्स जैसी है, तकलीफ नहीं दे रही है तब तक रहने दो, जब तकलीफ दे रही है उसको निकाल के खत्म करो। सो जैसे अपेंडिक्स निकालना एक रूटीन ऑपरेशन है, तकलीफ दी निकाल दिया, नहीं तकलीफ दी वो चल रही है। वैसे ही अक्कल दाढ़, अगर आप बहुत ही लकी है और आपकी अक्कल दाढ़ें चारों साइड की बराबर आ गई है, फंक्शन कर रही है बराबर, तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। कुछ बहुत ही कम लकी लोग होते हैं जिनकी वो चारों अक्कल दाढ़ होती ही नहीं है पहले से, जो इवोल्यूशन में शायद 10,000 साल बाद किसी भी इंसान में न हो, तो वो और भी लकी है कि कोई तकलीफ ही नहीं है, चलो अक्कल दाढ़ ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ 80% लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो अक्कल दाढ़ टेढ़ी होती है, वो पूरी तरह आती नहीं है, उसके ऊपर के मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं, वो तकलीफ देती है। जैसे मेरी खुद की पर्सनली अक्कल दाढ़ें टेढ़ी थी और मुझे निकलवानी पड़ी जी। सो अगर वैसी सिचुएशन है तो प्लीज उसको एज सुन एज पॉसिबल निकलवा लीजिए। उसको ज्यादा टाइम लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको रूटीनली वो तकलीफ देती है, हर 6 महीने में सर वो सूजन आती है, दुखता है, 3-4 दिन तकलीफ रहती है, तो बार बार वो एपिसोड्स और बार बार एंटीबायोटिक्स पेन किलर लेने से अच्छा होगा एक बार उसको निकाल के क्लियर कीजिए एंड खत्म कीजिए। जी
डॉक्टर, अभी जैसे अब हमने अकलदाढ़ के बारे में बात की, जब अकलदाढ़ आती है तभी कई लोगों को बुखार आता है या फिर ऐसी चीजें हो जाती है। वैसे ही सिचुएशन मैंने एक और समस्या में देखी है, वो है ब्रेसेस लगाने के बाद कई लोगों को बुखार जैसी समस्याएं सताने लगती है। तो ये किस वजह से होता है? ब्रेसेस में इतना कॉमन नहीं है, बट जब छोटे बच्चों में दांत आते हैं तो उनमें टीथिंग इश्यूज हम बोलते हैं, तब उनके पेट खराब होते हैं, उनको लूज मोशंस होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब नए नए दांत आते हैं तो बच्चों को उधर खुजली होती है और उनको कुछ समझ आता नहीं है, तो वो जो चीज मिलती है उसको अपने मुंह में डालते हैं और उसको खुजाने की कोशिश करते हैं, या अपने हाथ डालते हैं, या जो चीज उनको मिलती है। उसके लिए टॉयज भी आते हैं कि बच्चे को थोड़ा इजी पड़े। सो बेसिकली प्रॉब्लम इससे होती है क्योंकि वो कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं उसको करने के लिए, तो उससे इन्फेक्शन होके उनको कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं थोड़े दिनों के लिए। दैट इज अ नॉर्मल स्मॉल थिंग। पेशेंट्स का आप जितना हो सके उनको गंदगी मुंह में न डालने दे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं तो सीरियस इन्फेक्शन ना हो जाए। बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेसेस में भी इनिशियली जब नए नए ब्रेसेस लगते हैं तो 3-4 दिन थोड़े अल्सर्स होते हैं, अजीब लगता है बात करने में, कहीं कहीं पे आपको जख्म होंगे। वो धीरे धीरे जैसे बॉडी यूज्ड टू होगी वो सब कम होता जाएगा। इट इज एन इनिशियल प्रॉब्लम विच अकर्स विद एवरीथिंग। आप नए नए जूते पहनते हैं तो 2 दिन वो भी काटते हैं। वही बात है जब नए नए डेंचर्स पहनो, नए नए ब्रेसेस लगाओ, तो थोड़े दिन वो तकलीफ देंगे, फिर धीरे धीरे बॉडी उनकी यूज्ड टू हो जाती है एंड लाइफ गोज ऑन। जी डॉक्टर, ब्रेसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब भी ब्रेसेस लगे हुए होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 8 महीने या फिर 2 साल तक भी लगे रह सकते हैं, तो जब ब्रेसेस लगे हैं तब कौन सी चीजें खाना हमें अवॉइड करना चाहिए? हम यूजुअली बोलते हैं स्टिकी चीजें आपको अवॉइड करनी है, स्टिकी एंड स्वीट चीजें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। तो बेसिकली पिज्जा और ये सब जो चीज वाली चीजें होती है जो चिपक सकती है आपके दांतों में, जो चॉकलेट्स है, ये सब आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये दांतों में और ब्रेसेस में अटक सकते हैं। आपको वो सब चीजें अवॉइड करनी है। बहुत ज्यादा हार्ड चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल सेव पूड़ी की जो पूड़ी होती है वो हार्ड होती है, उससे क्या हो सकता है कि ये जो ब्रैकेट है ये टूट के निकल सकता है, इसको दांत पे चिपकाया जाता है। तो अगर वो पानी पूरी की पूड़ी इस पे कोई गलत एंगल पे आ गई तो वो ब्रैकेट निकल जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको इमीडिएटली थोड़ा चुभेगा, कहीं तकलीफ दे सकता है। आप इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, या तो उसको निकलवा के सही कीजिए और या तो उसको वापस लगवाइए। बट अगर आप इमीडिएटली आपके डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते तो ट्रीटमेंट उतना लंबा हो जाता है। डॉक्टर, आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपने करियर के लिए बाहर गांव जाते हैं, तो उनमें अगर कोई दांतों की समस्या हो तो आप उन्हें क्या सजेशन देंगे? तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा सबसे पहला यही सजेशन रहेगा, अगर आपका प्लान है आउट ऑफ इंडिया जाना फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपको पता है शायद मैं 2 साल बाद आउट ऑफ इंडिया जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो एज सुन एज पॉसिबल डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। अगर आपको ब्रेसेस की जरूरत है कोई भी रीजन से, तो वो ट्रीटमेंट अभी आप करवा लीजिए, क्योंकि उधर जाके करवाना डिफिकल्ट होगा और बहुत कॉस्टली भी होगा। दूसरी चीज, अगर आपकी अक्लदाढ़ है, वो अंदर है या आधी आई हुई है, भले वो अगर आपको अभी तकलीफ नहीं दे रही हो, हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप उसको निकलवा लीजिए। प्रिकॉशनरी आप उसको अभी निकलवा के आउट ऑफ इंडिया जाइए। और अगर आपको ब्रेसेस की जरूरत है जो उस एज ग्रुप में कई बार रहती है, उसके लिए टाइम चाहिए। आप अगर आपको हमें अभी आके बोला सर मैं 2 महीने बाद अमेरिका जा रहा हूँ, आप ब्रेसेस लगा लो, तो कोई मतलब नहीं होने। तो आपको डॉक्टर को टाइम देना है। तो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आपका प्लान मन में भी आने लगे, ये सब बैक एंड रेडी करके रखिए ताकि आप उधर केयर फ्री जा सके। जी, मतलब अगर हमें कोई समस्या ना भी हो तो भी एक चेकअप करवाने में किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। दैट इज ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज के एपिसोड में डॉक्टर आनंद जी ने जो हमें जानकारी दी वो आपके लिए जरूर कारगर साबित होगी। तो ऐसी ही कई और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।